नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पीवाईक्यू है जो हिंदी आलोचना का उसके ऊपर चर्चा करेंगे छोटी सी कि एक-एक प्रश्न जो है उसमें बताएँगे हम कि इसमें क्या-क्या हम उत्तर लिख सकते हैं। कि जैसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना के विकास में भारतेंदु युगीन रचनाकारों का योगदान बताना है। तो हमें भारतेंदु युगीन जो उस समय के रचनाकार थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से नहीं बताना है, हल्का-फुल्का बताना है कि उस समय कौन-कौन ज़्यादा रचना क्रम में आगे था। भारतेंदु विशेष रूप से भारतेंदु मंडल के लोग ही इस आलोचना के क्षेत्र में भी आगे ही थे। उन लोगों ने मिलकर, जैसे भारतेंदु को ही हम मान लें तो भारतेंदु ने ही मुख्य रूप से नाटक के ऊपर स्वतंत्र लेख लिखकर आलोचना की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया था कि नाटक में कैसी विषय वस्तु होनी चाहिए, कैसा कथानक होना चाहिए, कैसा शिल्प होना चाहिए। तो एक तरीके से नाटक का विश्लेषण और विवेचन करके उन्होंने आलोचना की शुरुआत की थी। आलोचना का अर्थ यही होता है कि किसी भी पाठ, किसी भी वस्तु, किसी भी समस्या के ऊपर, किसी भी एक सब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसकी आलोचना कैसी होती है, उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करना, उसके गुण दोषों का विवेचन करना, यही आलोचना होती है। तो ऐसे ही उस समय भारतेंदु युगीन जो रचनाकार थे, उन लोगों ने अपनी आलोचना को शुरुआत किया। जैसे भारतेंदु हो गए और ऐसे ही प्रेमघन हो गए। प्रेमघन ने आनंद कादंबिनी लिख के आलोचना की शुरुआत की। इसी श्रृंखला में हम पंडित बालकृष्ण भट्ट को भी देख सकते हैं। इन लोगों ने अनेकों लेख लिख के आलोचना को शुरुआत से आगे बढ़ाया। उन लोगों ने हिंदी साहित्य में एक नया मोड़ लाए। उन्होंने गद्य पद्य की भाषा के लिए अपनी आवाज़ को उठाया। ये भी बताया कि साहित्य को जो है वो उस समय तत्कालीन समस्या से जोड़ना चाहिए, ना कि साहित्य में केवल मनोरंजन रखना चाहिए, केवल अलंकार और रस को दिखाना चाहिए। उन्होंने इसके विरुद्ध खड़े होकर रीतिकालीन परंपरा को खत्म करने की आवाज़ उठाई और साहित्य में जो वर्तमान समय में परिस्थितियाँ थी उसके लिए बात की। ऐसे ही धीरे धीरे आगे चल के जो भारतेंदु युगीन रचनाकार थे, उन्होंने हिंदी साहित्य को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के लिए समझ दी लोगों को। उन्होंने अपनी कविताओं में देशभक्ति की भावना दिखाई, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की आवाज़ उठाई। अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अगर वो प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा अंग्रेजों पर वार करते थे तो अंग्रेज उनकी पत्रिकाएं खारिज करवा देते थे, उसको प्रकाशित नहीं होने देते थे। तो उन्होंने घुमा फिरा के अंग्रेजों पर ताने बाने कसे और लोगों को सचेत किया कि ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे लिए नहीं आए हैं, ये हमारे सुख के लिए नहीं लाए हैं, ये हमारे देश का धन विदेश लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने ऐसी ऐसी समस्याओं को अपने पत्रों के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से दिखाया और इसी पत्रकारिता रूप को धीरे धीरे आलोचना की विधा इन लोगों ने बनाया। तो ये था पहला आंसर कि मतलब इसमें हम यही सब लिखेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी के अथवा में देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक अवदान पर प्रकाश डालिए। मतलब कि ये आलोचना दृष्टि ही पूछ रहा है, बस शब्दों को घुमा फिरा के दिया। तो पेपर में कभी हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि प्रश्न वही रहता है, बस उसकी शब्दावली चेंज कर देते हैं। तो इसमें हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि बतानी है। हम बताएंगे कि उनकी आलोचना दृष्टि बहुत दूरदर्शी थी। वे एक गहन चिंतन वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी आलोचना पद्धति से हिंदी आलोचना का स्वरूप बदल के रख दिया। उन्होंने हिंदी आलोचना में बहुत प्रमुख योगदान दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारतेंदु के बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम से भी पूरे काल को जाना जाता है द्विवेदी युग। तो इनकी बहुत सारी भूमिका इन्होंने हिंदी साहित्य को लेकर हिंदी आलोचना में निभाई है। तो जो इनकी आलोचना दृष्टि है उसमें हमें आधुनिकता बोध दिखता है और जीवन यथार्थ दिखता है। आधुनिकता का मतलब कि जो हिंदी साहित्य में पुरानी पिछली परंपराओं को लेकर अंधविश्वास फैला था, बहुत सारी राजनीति व्यंग हो रहे थे, बहुत सारे अधर्म अंधविश्वास चल रहे थे। जैसे सती प्रथा भी उस समय तक चल रही थी, विधवा विवाह होता था, बाल विवाह होता था, जादू टोना होता था। इन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने आधुनिकता को अपनाने का साहस दिया लोगों में, लोगों को तर्क वितर्क करने का साहस दिया। लोगों को उन्होंने समझाया कि किसी भी चीज़ को हमें ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे समाज में कि जिसका बच्चा नहीं होता किसी औरत का, तो उसको जादू टोटका करवाते हैं, उसको व्रत रखवाते हैं, उसको ठंडे पानी में खड़ा करवाते हैं। ऐसे कितने बेकार कार्य करवाते हैं। तो इससे लॉजिक लगाइए आप कि ये सब करने से किसी औरत को बच्चा कैसे हो सकता है। यही सब बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी आलोचना दृष्टि से लोगों को तक पहुंचाना चाहते थे कि हम किसी भी बात को ऐसे ना स्वीकार कर लें कि ये हमारी परंपरा में है। क्योंकि समाज में बुरी से बुरी चीज़ें अपने आप आंख बंद करके लोग अपना लेते हैं, उसका कोई तर्क वितर्क नहीं करते हैं। पश्चिमी देशों में उस समय जो भारत था वो केवल सांप और भूतों का देश कहलाता था। इससे बचने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने थे। वो ठोस कदम क्या थे? हमें अपनी रूढ़िवादिता को खत्म करना था, आधुनिकता को अपनाना था, हमें नई सोच का विकास करना था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि में हमें वो आधुनिकता दिखती है जिसके खिलाफ वो अपनी आलोचना में बात करते हैं। वो संस्कृत ग्रंथों को भी पढ़कर उसको तर्क के साथ मानने की बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुआयामी व्यक्ति हैं, वो दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को अन्य साहित्यों के साथ गहन चिंतन किया, हिंदी साहित्य को विज्ञान के साथ अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को विज्ञान के साथ जोड़ कर देखिए, अगर उसका अर्थ है तो उस कार्य को करिए, अगर वो निरर्थ है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वो कार्य मत करिए। ऐसे ही उनकी आलोचना दृष्टि में हमें जीवन यथार्थ दिखता है। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी
को हम जानते हैं कि वो रेलवे की नौकरी से आए थे, तो उन्होंने जीवन को बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखा था। ट्रेन में गरीब से गरीब बच्चे को, बूढ़ी औरत को, माँ को, एक पिता की बेबसी को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा था। तो उनकी आलोचना पद्धति में हमें वो दुःख, वो जीवन का यथार्थ देखने को मिलता है। उन्होंने किसानों की उस दुर्दशा को देख के संपत्ति शास्त्र जैसे ग्रंथ का निर्माण किया और उस समय के लोक जीवन की समस्याओं को उजागर किया। इसके साथ साथ उनकी आलोचना दृष्टि में हमें रीतिकाल का विरोध भी दिखता है। उन्होंने रीतिकाल का विरोध भी किया है, रीतिकाल की मान्यताओं का खंडन मंडन किया है। उन्होंने बोला है कि काव्य की भाषा को खड़ी बोली ही रखना चाहिए। गद्य पद्य की भाषा को खड़ी बोली बनाने का महावीर प्रसाद ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो ये थी उनकी आलोचना दृष्टि। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भक्ति काव्य संबंधी मान्यताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो शुक्ल जी थे, उनकी भक्ति काल काव्य को लेकर क्या मान्यता थी। तो उनकी मुख्य मान्यता यही थी कि जो भक्ति है वो कैसे उत्पन्न हुई, उसका इतना विस्तार से कैसे इसका विकास हुआ कि वो कहते हैं कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे भारत में, उन लोगों ने हर तरफ तहस नहस कर दिया था, लोगों को मार रहे थे, उनको धर्म बदलने के लिए बहुत विवश कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, घरों को तोड़ा जा रहा था, बेटियों को, महिलाओं को उठाया जा रहा था, उनका बलात्कार करा जा रहा था। तो जो हताश निराश जनता थी, उसके पास भक्ति के अलावा कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि जो उनके राजा थे, जो राज्य की रक्षा करते थे, वो खुद ही इन सब से हार गए थे, क्योंकि ये बहुत ही भारी संख्या में मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे और कुछ राजा तो पैसों के लालच में इनके साथ जुड़ गए थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे हिंदुस्तान को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपनी गिरफ्त में कर लिया था। तो जो हताश निराश जनता थी, उसके पास भक्ति के अलावा कहीं भी कोई मार्ग नहीं था। तो इस तरीके से रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि है कि भक्ति काव्य को लेके कि वो इसी दुख पीड़ा से निकलने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाती है। और जो संत सूफी कवि हैं, जो शगुन निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, वो लोगों को भक्ति के सहारे ही जीवन जीने का उद्देश्य समझा रहे हैं और सामाजिक उद्देश्यों, मूल्यों को समझाते हुए एक ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग बता रहे हैं। ऐसे ही हम अगर अगला प्रश्न देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मुख्य साहित्यिक मान्यताओं का विश्लेषण कीजिए। तो उनकी मुख्य साहित्यिक विशेषताएं या मान्यताएं क्या थी, वो हमें इस प्रश्न में बताना है। तो हम देखेंगे उनकी साहित्यिक मान्यताओं में वो अपने साहित्य को उसके ऐतिहासिक रूप से और उसके सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी साहित्य, कोई भी रचना, कोई भी काव्य अपने समय से इतर नहीं होती है, अपनी संस्कृति से इतर नहीं होती है। मैं जिस संस्कृति में रह रही हूँ, मेरा काव्य रचना भी उसी संस्कृति का होगा। वो साहित्य को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सब साहित्य को समझने के लिए, उस रचना को समझने के लिए, उस रचनाकार के मनोविज्ञान को हमें समझना जरूरी है। ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कहते हैं कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। समाज में जो घटित हो रहा है वो सब हमें साहित्य के माध्यम से ही देखने को मिलता है। ऐसे ही वो साहित्य को सौंदर्य शास्त्र का मानते हैं, मतलब साहित्य के सौंदर्य पक्ष को ज़्यादा ही अपने काव्य में उजागर करते हैं। उन्होंने अपने ललित निबंधों की भी रचना इसी सौंदर्य पक्ष को लेकर किया है। वो अपने साहित्य की तुलना अन्य भाषा के साहित्यों से भी करते हैं। तो ये थी उनकी साहित्यिक मान्यताएं, मतलब उनकी साहित्य को लेके क्या क्या मान्यताएं थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही सरल हैं। इनको हम अगर थोड़ी सी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करें तो इन क्वेश्चन को हम चुटकी बजा के आसानी से अपनी परीक्षा में कर सकते हैं।